गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है साइंस जंक्शन। तो आज बच्चों हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है हमारे बायोलॉजी का, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। 13 जो चैप्टर नंबर है वही है हमारा आवर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है? ये एनवायरनमेंट अगर कहा जाए तो क्या है एनवायरनमेंट? जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो, जहाँ सांस ले रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो ये आपके आसपास का जो माहौल है ना बच्चों, यही होता है एनवायरनमेंट। देखो, व्हाट इज इकोसिस्टम? ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में हम जहाँ रह रहे हैं वो एक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। ये जो एनवायरनमेंट है यही क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। और इकोसिस्टम जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बात करते हैं बायोटिक की। तो बच्चों बायो नाम से आपको ना आप समझ में आ जाना चाहिए, आपके खून के अंदर उतर जाना चाहिए कि बायो का मतलब ही होता है लाइफ। जहाँ पे लिविंग चीज़ इन्वॉल्व है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इन्वॉल्व है तो वो क्या होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। और जहाँ पे एबायोटिक यानी कि जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा एनवायरनमेंट है अभी, ये जो मेरा इकोसिस्टम है, यहाँ पे लिविंग की अगर मैं बात करूँ तो लिविंग एक तो मैं हूँ और एक बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे जिन्हें आप और मैं देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लिविंग हैं। लेकिन अगर नॉन लिविंग की मैं बात करूँ, एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो ये जो स्टाइलस है, ये जो बोर्ड है, ये जो टेबल है, ठीक है, ये जो कैमरा है रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसा इकोसिस्टम क्या होता है? वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, sorry, एक सेकेंड रुको बच्चों, ठीक है, rainfall, wind, soil, minerals together maintain a balance in nature and form an ecosystem। ये वो डेफिनेशन है जो हमारी बुक के अंदर लिखी है। अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ से मैं बाहर निकलूँ तो जो लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, क्या वो लिविंग है? नहीं, वो नॉन लिविंग है। क्या जो वो रेनफॉल हो रही है, क्या वो लिविंग है? नहीं, वो नॉन लिविंग है। तो ये क्या है? ये एबायोटिक फैक्टर है। जो हवा हम फील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस एसी की हवा जो आ रही है, तो ये जो हम हवा फील कर रहे हैं, ये विंड, क्या ये लिविंग है? नहीं, ये नॉन लिविंग है। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है। लिविंग क्या है? सिर्फ मैं हूँ और बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ये विंड, ये एनवायरनमेंट, ये बाहर की लाइट, ठीक है, रेनफॉल, ये सब क्या है? ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑल टुगेदर मिलकर ये क्या बना रहे हैं? एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। जैसे ये आप ये एक पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा फिशिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में आप देखो, इसमें क्या क्या है इस इकोसिस्टम में? ये जो एक छोटा सा बच्चा है ये लिविंग है, ये जो फिश है वो लिविंग है, ठीक है। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो है वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है, ये वो होंगे लिविंग। इसके अलावा ये प्लांट्स हैं, ये लिविंग हैं। लेकिन ये तो हो गए बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक क्या क्या हो गए? ये देखो, ये जो वाटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, पानी, ठीक है, ये वाटर, ये कैसा है? एबायोटिक है। ये स्टोन, ये पत्थर, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टोन है, ये जो सॉइल है, ये कैसी है? ये है एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। तो ये क्या है? ये आपस में मिलकर ये एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, एक सराउंडिंग बना रहे हैं, जिसे हमने क्या बोल दिया? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है?
बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में मिलके जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम। चलें आगे। बायोटिक ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू, जो बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किस किस में क्लासिफाइड किए गए हैं? प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में एंड डीकम्पोजर्स में। ठीक है, अब एक एक करके इसको समझते हैं ये है क्या। देखो बच्चों, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बच्चों? हम पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस में। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि सीधे सीधी भाषा में अगर कहें तो प्लांट्स, जितने भी प्लांट किंगडम है, दे ऑल आर व्हाट? ऑटोट्रॉफ्स, दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर, स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल, और ग्रीन प्लांट्स, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज, ये क्या हैं? ये भी ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये सब क्या है? प्रोड्यूसर्स की, प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बच्चों, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, शुगर बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं, तो ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये। कंज्यूमर्स क्या होंगे? अब बच्चों, बनाया किसने? प्लांट्स ने, प्रोड्यूसर्स ने। अब क्या प्लांट वहीं के वहीं रह जाएंगे क्या? फूड चेन आगे कैसे बढ़ेगी? फूड चेन भी आगे डिस्कस करेंगे, आगे कैसे चलेगा ये सब। ठीक है, क्योंकि उन प्लांट्स को कौन खाएगा? प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर्स हैं, ये कार्निवोर्स क्यों लिखा है? यहाँ पे हर्बीवोर्स होना चाहिए, पर ठीक है, कोई नहीं, अभी तो इसको आप ध्यान मत दो। कंज्यूमर्स जो है ये कैसे हैं? ऑर्गेनिज्म विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड ही मत करो। ठीक है, ये ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। वो क्या है? कंज्यूमर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि एक फूड चेन चलती है। ठीक है, प्लांट्स को पहले एक एनिमल खाएगा, फिर उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा, और फिर उस एनिमल को तीसरा एनिमल खाएगा, तो एक फूड चेन चलेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो तीसरा एनिमल भी किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे डिपेंडेंट है। ओके, प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड्स एंड न्यूट्रिशन आर नोन एज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर आर क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोरस और कार्निवोरस। ये आ गया ना, देखो इस चीज को खत्म करो। क्या है? कंज्यूमर्स क्या होते हैं? किस किस में क्लासिफाइड है? हर्बीवोरस जो हर्ब खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस जो मीट मांस खाते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, एंड पैरासाइट्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जो हैं इतने टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डीकम्पोजर्स पे। अब डीकम्पोजर क्या होता है? देखो क्या चल रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन दी डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि बच्चों होता क्या है कि जब कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, जो ये प्लांट्स हैं उनका जो कचरा ज़मीन पे गिरता है, तो इन डेड और डीकेइंग जो हैं इन ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डीकम्पोजर्स करते हैं। दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। और उन डीकम्पोजर्स में कौन कौन आता है? भाई फंजाई आ गया, ठीक है, और बैक्टीरियाज आ गए। ये सब क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। कभी ऐसा होता है ना आसपास में, कभी कोई जानवर मर जाता है, कोई कुत्ता मर जाता है, कोई बिल्ली मर जाती है, तो स्मेल आती है ना। वो स्मेल किस चीज़ की है? वो स्मेल इसी चीज़ की है कि उसको ये डीकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, और वो फाउल स्मेल एनवायरनमेंट के अंदर सेंड कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये डीकम्पोजर्स होते हैं। दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट। अब देखो सब कुछ घूम के वहीं आ रहा है। अब ज़रा इस चीज़ को आप रिलेट करना। हमने जब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था तो उसमें हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि प्लांट क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या थे भाई? CO2 था, वाटर था, लाइट थी, ठीक है, ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनसे क्या बना रहे हैं? इनके उसके अंदर रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो क्या बन रहा है?
ग्लूकोज बन रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, डिकम्पोजर्स ने क्या किया कि वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस अब है, यानी कि भाई जिसने भी उसको खाया तो उसके अंदर ऑर्गेनिक ही गया ना मटेरियल, उसका जो बॉडी बना हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ है। अब वो अगर मर गया तो उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इनऑर्गेनिक में, और वही इनऑर्गेनिक सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से प्लांट दोबारा से उनको क्या करते हैं, उनको यूज़ करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। अब तुमको ये साइकिल समझ में आई किस तरीके से चलती है। तो these inorganic substances go into the soil and are used up once more by the plants। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स के प्रोड्यूसर्स क्या हो गए, जितने भी हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया दे आर प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर क्या है भाई, गाय भी खाएगा, ठीक है, गाय इसको खाएगी, ये गाय को खाएगा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। ये सब तो खाएंगे ही, इनको इसको भी खाएंगे, ठीक है, ये जो है ये इनका जो है नेक्टर लेगी, और आदमी तो सब कुछ ही खाता है, ह्यूमन तो, ठीक है, कार्निवोरस ओमनिवोरस सब है। डिकम्पोजर्स जो उन डेड और डिकेइंग को डिकम्पोज करेंगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। बच्चों अब आ जाते हैं इकोसिस्टम, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, यानी कि इकोसिस्टम क्या है, वो जगह, वो एनवायरनमेंट जिसमें कि क्या क्या प्रेजेंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम देखो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और लैंड बेस्ड ऑन इकोसिस्टम। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम यानी कि जितने भी टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट आ जाएंगे और माउंटेन्स आ जाएंगे। ये सब क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल, यानी कि लैंड के ऊपर प्रेजेंट है। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बच्चों, पूछे जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम और वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल तो लैंड बेस्ड हो गया, जबकि एक्वेटिक जो होता है वो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर आता है रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड सी। ये एग्जांपल्स बच्चों याद करने पड़ेंगे। ये तो थे नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड वाटर बेस्ड या फिर एक्वेटिक। अब आ जाते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बच्चों आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल तो नेचुरल होता है, लेकिन आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मैन मेड होता है, जो ह्यूमन ने बनाया है, जो इंसानों ने बनाया है। तो मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखो क्रॉप फील्ड, जो खेत किसान जोत रहा है, उसको प्लग कर रहा है, तो वो जो खेत है वो भी तो इंसान ने ही तो बनाया है ना, ठीक है, तो वो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। गार्डन, ठीक है, सबके घर में आजकल मोस्टली सबके घरों में छोटा या बड़ा गार्डन होता ही है, ठीक है, तो ये गार्डन कैसे हैं, बाहर खेलने जाते हो आप पार्क, वो भी गार्डन ही है, ठीक है, पार्क, गार्डन। एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या है, आर्टिफिशियल ही तो बनाया ना बच्चों। एक्वेरियम आपने देखा होगा, ठीक है, कभी किसी भी आप बड़ी जगह पे जाओगे, किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो छोटा या बड़ा आपको एक्वेरियम देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ फिशेज रह रही होंगी, तो उनके लिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट कर रखा होता है। जैसे कुछ आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास प्लांट्स लगा रखे होते हैं, स्टोन्स उसके अंदर डाल रखे होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उसके अंदर दी जा रही होती है, तो ये क्या है, एक्वेरियम। पोल्ट्री फार्म, जू भी क्या है, सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया, ठीक है, एक्स-सिटू बोलते हैं इसको। तो जू क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड का एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसको चार्ट में अगर हम देखें तो इकोसिस्टम क्या है, दो तरह का है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, मरीन। और आर्टिफिशियल के तो हम एग्जाम्पल पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स। हम जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं, जो नेचुरल जो इकोसिस्टम है, उनको कभी भी क्लीन नहीं करते हैं। बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन, एक्सप्लेन। लेकिन जो एक एक्वेरियम है उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। क्यों होती है भैया, जब हम पॉन्ड्स और लेक को नहीं करते हैं क्लीन, तो फिर हम एक्वेरियम को क्यों क्लीन कर रहे हैं? बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक्वेरियम कैसा है? एग्जाम्पल है मैन मेड का इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों है बच्चों? क्योंकि उसके अंदर जो है डीकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहां पे सिर्फ फिशेज है। फिश के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं है, डीकम्पोजर नहीं है। अगर फिश जो है अपना जो भी एक्सक्रीट आउट कर रही होगी तो उसको खत्म करने के लिए वहां पे डीकम्पोजर्स नहीं है। तो इन एक्वेरियम द अनईटन फूड एज वेल एज वेस्ट जनरेटेड बाय फिशेज मिक्सेस विद द वाटर। ठीक है, कोई भी खाना जो उसको दे रहे हैं तो वो अनईटन फूड रह गया उस वाटर में, या वो जो वेस्ट निकाल रही है उसको ट्रीट करने के लिए वो क्या होता है, वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है एंड इज लेफ्ट अनट्रीटेड, और उसको ट्रीट नहीं किया हुआ होता है ड्यू टू लैक ऑफ डीकम्पोजर्स, क्योंकि वहां उस पानी के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, डीकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं है। द वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट इन द वाटर, वो सारा वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर में, मेकिंग इट टॉक्सिक। हेंस एन एक्वेरियम हैज टू बी क्लीन्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, इसीलिए एक्वेरियम को आफ्टर इंटरवल क्लीन करना जरूरी होता है। अब आ जाते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फूड चेन। हर साल फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो फूड चेन हो चाहे वो फूड वेब हो। ये नाम तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना है। अब मैडम ये फूड चेन होता क्या है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन या फूड इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए एक सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म का जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर, लायन। ठीक है, यानी कि ग्रास को डियर खाएगा और डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा। ठीक है, तो ये एक फूड चेन है। एक एग्जाम्पल ये भी है, कैरेट्स है, कैरेट्स को कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है। रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स खाएगा। फॉक्स को कौन खाएगा? लायन खाएगा। तो ये 4 ट्रॉफिक लेवल जो हैं, ये 3 ट्रॉफिक लेवल का है, ट्रॉफिक लेवल अभी आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, और ये 4 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन है। तो एग्जाम्पल्स आते हैं, ये आपको फ्लो चार्ट बनाने को दिया जाता है बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। बच्चों ट्रॉफिक लेवल क्या है कि पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन दी फूड चेन। देखो, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल होता है। जैसे देखो यहाँ पे सनलाइट है, देखो प्रोड्यूसर्स कौन है? अभी हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनना, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स ने अपना फूड बनाया, शुगर बनाया, स्टार्च बनाया। अब इस प्रोड्यूसर को किसने खाया? किसी हर्बीवोरस ने खाया होगा, सीधी सी बात है भाई। प्लांट को अगर कोई खा रहा है तो वो 100% हर्बीवोरस ही तो होगा ना। ठीक है, हर्बीवोरस को किसने खाया? कार्निवोरस ने खाया, क्योंकि भाई ये क्या है? हर्बीवोरस खाने वाला जो है वो तो कोई तो एनिमल होगा। अगर उस एनिमल को कोई खा रहा है तो 100% क्या होगा? कार्निवोरस होगा। और उस कार्निवोरस को कोई और खा रहा होगा, वो टॉप कार्निवोरस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फूड चेन चलती है। हमारे बुक का डायग्राम है। तो मैं आपको ये बताती हूँ बच्चों कि जो प्लांट्स हैं ना, वो जो जब भी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, जो भी फूड बना रहे होते हैं, वो सनलाइट का सिर्फ 1% यूज़ करते हैं। कितना? सिर्फ 1% यूज़ करते हैं सनलाइट का, और उसके बाद आगे पास ऑन करते हैं। वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, देखो कैसे। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल वेयर ट्रांसफर एनर्जी टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या है? ये प्रोड्यूसर्स जो है ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये कैसा है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को खाने वाला जो होगा वो कौन से पोजीशन पे होगा? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होगा। इसको खाने वाला थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और इसको खाने वाला फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। आई बात समझ में? ठीक है, देखो अब तो आपको आगे हो गया होगा क्लियर कि जो प्रोड्यूसर्स है वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे।
उसको जिसने खाया, हर्बीवोरस होगा, वो कौन से लेवल पे होगा? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। उस सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले को जिसने खाया वो होगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, और इसको जो खाएगा वो किस पे होगा? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। तो ऐसे एनर्जी पास ऑन होती है। कैसे होती है वो आगे बताऊंगी। देखो एग्जांपल, प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स आर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, herbivores are second trophic level, and the small carnivores are third trophic level, and larger carnivores are fourth trophic level। हालांकि उसके बाद भी कोई भी फोर्थ वाले को भी खा सकता है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तक एनर्जी सैचुरेट हो चुकी होती है, एनर्जी आगे पास ऑन नहीं होती है इतनी। तो मतलब खाने में भी मेहनत नहीं, जो है ना, खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, जिससे ज़्यादा तो एनर्जी खाने में कंज्यूम हो गई होगी। आगे बताऊंगी मैं। इसके अंदर देखो क्या है ये, फ्लो ऑफ एनर्जी 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बच्चों इसको तो 5 स्टार लगा लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। 3 लगाए मैडम, 5 लगा देते हैं, लो ठीक है। क्या आता है इसमें से क्वेश्चन, क्या आता है कि एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रही है, हम जो खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी कितनी परसेंट मिल रही है। देखो 1% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स टू कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। यानी कि जो ये प्लांट्स है ना हमारे अर्थ के ऊपर, वो सूरज का मात्र 1% जो एनर्जी है उसको यूज करके फूड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये बोलता है कि ओनली द 10% ऑफ टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। देखो क्या कह रहा है ये, कि इन्होंने तो 1% यूज करके सनलाइट से प्रोड्यूसर्स ने फूड बनाया। अब इसने जो फूड बनाया है ना बच्चों, अब ये जो हर्बीवोरस यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाला जब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले को खाएगा तो इसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही है जो कि हर्बीवोरस पे ट्रांसफर होगी, यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगी। क्यों मैडम, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि बाकी की जो 90% जो रिमेनिंग एनर्जी रह गई वो या तो हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, या फिर वो जो प्लांट है उसके भी तो अपने कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं ना, वो भी तो अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस करता है ना भाई। न्यूट्रिशन भी लेता है, रेस्पिरेशन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, सारे काम करता है ना, पढ़ा है हमने लाइफ प्रोसेसेस में। तो वो बाकी की एनर्जी अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में खर्च कर देगा। तो जो बचेगी वो बचेगी ओनली 10% जो कि यहाँ पर ट्रांसफर होगी। अब देखो क्या होगा, ठीक है। अब इसकी जो एनर्जी है हर्बीवोरस की, ठीक है, अब हर्बीवोरस ने इसको खा लिया, अब हर्बीवोरस के पास जो एनर्जी है वो जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाला जब सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले को खाएगी तो सेम 10% ही आगे ट्रांसफर होगी। क्यों? सेम आंसर कि भाई इसका भी तो अपना कुछ लाइफ प्रोसेसेस चल रहा था ना, 90% उसमें खर्च हो जाती है, कुछ हीट की फॉर्म में निकल जाती है, बाकी की जो आगे ट्रांसफर होती है वो कितनी होती है? 10% ही ट्रांसफर होती है। और सेम यहाँ पे भी यही चलेगा, 10% ही ट्रांसफर होगी। अब बच्चों 10% ट्रांसफर करते करते एट लास्ट एनर्जी सैचुरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। देखो आगे बताती हूँ। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज एक तो यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यानी कि देखो एनर्जी हमेशा यहाँ से यहाँ ही चलेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर्बीवोरस कार्निवोरस वाले को खा लेगा और एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही चलती है, ठीक है। फूड चेन कंटेन्स ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती चली जाती है फोर्थ लेवल तक आते आते, इसलिए मोस्टली 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, प्रोड्यूसर्स लार्ज नंबर है, बहुतायत की मात्रा में प्रेजेंट हैं। पादप, पुष्पी पादप, हर तरह के पादप, ठीक है, पेड़ पौधे बहुतायत में प्रेजेंट हैं हमारी धरती के ऊपर, भर भर के, जहाँ देखो वहाँ ग्रीनरी, ठीक है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ तो चल ही रहा है अभियान। तो प्रोड्यूसर्स होने भी चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए, अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बाकी तो आप समझदार हो, आपको पता है। अब आ जाते हैं हम फूड वेब पे। फूड चेन पढ़ ली भैया, यूनिडायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ एनिमल्स है, कैसे है देख लिए। अब फूड वेब क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देखना ज़रा, ये देख रहे हो
यहाँ एक प्रोड्यूसर है, यहाँ दूसरा प्रोड्यूसर है, यहाँ तीसरा प्रोड्यूसर है, यहाँ चौथा प्रोड्यूसर है, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखना, इस कॉर्न को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा रहा है और रैट भी खा रहा है, ठीक है ना। यहाँ जो ये फ्लावरिंग प्लांट था, इसको बटरफ्लाई ने खाया, बटरफ्लाई को फ्रॉग भी खा रहा है और ड्रैगन फ्लाई भी खा रही है। इस लेवेंडर को बटरफ्लाई ने खाया, बटरफ्लाई को वही एग्जाम्पल, फ्रॉग ने भी खाया और ड्रैगन फ्लाई भी खा रही है। मैंगोज को फ्रूट फ्लाई भी खा रही है, हम भी खा रहे हैं, ठीक है, और भर भर के खा रहे हैं। फिर एक थ्रश, एक बर्ड है, उसने खाया, और या फिर इस फ्रूट फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई ने खाया, ड्रैगन फ्लाई को इस बर्ड ने भी खाया, और इस बर्ड को ईगल ने भी खाया, इस बर्ड को वुल्फ ने भी खाया, और फ्रॉग को पाइथन ने भी खाया, और रैट को पाइथन ने भी खाया, और ईगल ने भी खाया, और वुल्फ ने भी। अरे मैडम क्या कर रही हो गए ना कंफ्यूज, किसको किसने खाया, ठीक है। यही होता है फूड वेब, यही होता है इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स आर फूड वेब। देखो, द नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स क्या है? फूड वेब होता है। यहाँ पे एक जो फूड चेन है वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इसी को फूड वेब बोलते हैं। एक से ज़्यादा फूड चेन्स जब आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब। आइए डिफरेंस पढ़ लेते हैं फूड चेन में और फूड वेब में। A food chain is a linear sequence of organism through which nutrients and energy flow only one organism to another। यानी कि फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस है एनिमल्स का, ठीक है, जिसमें एनर्जी एक एनिमल से दूसरे में फ्लो करती है। A network of different food chains is called food web। It consists only one straight chain। फूड चेन क्या होती है? सिर्फ एक वन स्ट्रेट चेन होती है, जो हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, जबकि इसके अंदर मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं। इफ वन ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब द होल चेन विल बिकम अनस्टेबल। यहाँ पे क्या होगा? देखो फूड चेन के अंदर, देखो मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल आपको। यहाँ पे अगर इस कैरेट को रैबिट ने खाया तो रैबिट को किसने खाया? फॉक्स ने खाया। फॉक्स को किसने खाया? लायन ने खाया। लेकिन अगर इस धरती पे से मान के चलो सारे रैबिट ही खत्म हो जाएं, मर जाएं, ठीक है, ऐसा हो नहीं भगवान, ऐसा कभी ना हो, ठीक है, अगर सारे रैबिट ही वैनिश हो जाएं तो इस कैरेट को खाने वाला रैबिट बचेगा क्या? है ही नहीं, ठीक है। अब रैबिट नहीं है तो क्या ये फॉक्स ये कहेगी कि चलो रैबिट नहीं है तो मैं डायरेक्ट कैरेट खा लेती हूँ? फॉक्स तो कार्निवोरस है ना भैया, वो कैरेट को ही खाएगी, ठीक है। तो रैबिट का होना ज़रूरी है, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल अगर बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। जबकि फूड वेब जो है ना बच्चों, उसके अंदर क्या होगा? फूड वेब के अंदर कि मान के चलो कि यहाँ पे ये जो फ्रॉग है ये खत्म हो गया, पूरी धरती के ऊपर से फ्रॉग वैनिश हो गए, ठीक है, तो क्या होगा? क्या ये फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं होगा मैडम, क्योंकि यही तो गायब हुआ है। इस ग्रास हॉपर को रैट खा लेगा, रैट को पाइथन खा लेगा, ठीक है, चली ना फूड चेन, फूड वेब आगे चलती रही। भाई फ्रॉग गायब हुआ है ना, इस बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई खा लेगी, ड्रैगन फ्लाई को चिड़िया खा लेगी, ठीक है। इस तरीके से जो फूड चेन्स, डिफरेंट जो फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो किसी एक स्पीशीज के वैनिश हो जाने से वो फूड वेब रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। द फूड वेब डज नॉट बिकम अनस्टेबल बाय द रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आई बात समझ में, फूड चेन और फूड वेब में अंतर समझ में आ गया। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या इसको शॉर्ट में हम बायो मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है मैडम? नया टॉपिक है। देखो ये इस बार का क्वेश्चन था, 2026 का क्वेश्चन था, ये अभी आएगा, लास्ट में करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? देखो है क्या बायो मैग्निफिकेशन, पहले ये देख लेते हैं बच्चों। हम एग्रीकल्चर जो है, हम इंडिया में जो रहते हैं, यहाँ पे खेती जो है इसी पे ही जो है मोस्टली 50%
आजकल की अगर हम बात करें तो 50% किसान रह गए हैं, खेती करते हैं और उन्हीं पे ही हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो कंज्यूमर की डिमांड कैसे पूरी होगी। ठीक है, अब किसान तो कम होते चले जा रहे हैं और लोग गांव छोड़ छोड़ के अर्बन सिटीज़ की तरफ जो है मूव होते चले जा रहे हैं, खेती कम होती चली जा रही है, लेकिन लोग पॉपुलेशन ये बढ़ती जा रही है, तो डिमांड कैसे ख़त्म होगी भैया। डिमांड तो बढ़ेगी और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को चलाते रहने के लिए हमें सप्लाई भी बराबर करनी पड़ेगी। अब खेती तो कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या किया जाता है बच्चों, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। उन केमिकल्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमें आजकल तरह तरह की बीमारियों के रूप में देखने को मिल रहे हैं, और वो जो बीमारियां निकल के आ रही हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ दिस बायोमैग्निफिकेशन। क्या है देखो, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज, यानी कि हम इंसेक्ट से बचाने के लिए, ठीक है, या फिर अपनी क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए, डिजीजेस से बचाने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं। वो जो केमिकल्स हैं वो सॉइल के अंदर जाती हैं एट लास्ट, क्योंकि जब उन पे पानी दिया जाता है तो वो सॉइल में चली जाती हैं और सॉइल से वाटर बॉडीज़ में चली जाती है, बारिश आती है, पानी बहा के ले जाता है केमिकल्स को। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्वेटिक जो है वो फूड चेन चलती है और एट लास्ट फिश को कौन खा रहा है, एट लास्ट फिशेस को हम खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये हर ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो आते हैं टॉप ट्रॉफिक लेवल पे, यानी कि हम पे, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से डिजीजेस जनरेट होती हैं। ठीक है, देखो, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, दैट्स हाउ दे एंटर द फूड चेन। ठीक है, वो फूड चेन में एंटर कर लेता है वाटर बॉडीज में जाके। दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, ये केमिकल्स डिग्रेडेबल होते ही नहीं हैं। दे कीप ऑन एक्यूमुलेटेड, दे गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, हम जो हैं टॉप लेवल पे हैं इस फूड चेन के। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन देम, यानी कि हमारे अंदर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट होता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल देखो, देखो बेटा, जो जैसे हमारे यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म एल्गी जो होते हैं, वैसे ही वाटर बॉडीज़ के अंदर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और जूप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, ये जो है इनके अंदर, ये यहाँ पे देखो रेंज दे रखा है, ये एक डायग्राम मैं गूगल से लेकर आई थी। इस पिक्चर के अंदर देखो क्या है कि यहाँ पे जो केमिकल्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर इतने हैं, जूप्लैंक्टन में इतने हैं। इन जूप्लैंक्टन को किसने खाया, इस फिश ने खाया, तो उसमें ये इंक्रीज हो गया। देखो ये दीज आर कीप ऑन इंक्रीजिंग। इस फिश ने जो एग्स दिए, ठीक है, उसमें इतना है, इतनी मात्रा है केमिकल्स की। इस फिश को इस बड़ी फिश ने खाया तो उसके अंदर इतना अमाउंट में केमिकल पहुंच गया, और इन फिशेस को एट लास्ट ह्यूमन खाएगा तो उसके अंदर और ज़्यादा अमाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये केमिकल्स हर स्टेज के साथ, हर ट्रॉफिक लेवल के साथ दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, इन अ फूड चेन हाईएस्ट एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर होती है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि 1% सन की एनर्जी से जो प्रोड्यूसर अपना खाना बना रहा है उसी के पास तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। और लोएस्ट एनर्जी किसके पास होती है, जो सबसे लास्ट में होता है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से सबसे कम उसके पास एनर्जी पहुंचती है एट लास्ट। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमैग्निफाइड केमिकल्स। अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखो,
न्यूट्रिशन की अगर बात करें वो लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे के पास सबसे कम पहुंचता है, और अगर नुकसान की अगर बात करें, ठीक है, तो वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल के पास सबसे ज़्यादा पहुंचता है। देखो जितना भी वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं केमिकल्स हर ट्रॉफिक लेवल के पास आते आते, तो जो टॉप ट्रॉफिक लेवल होता है उसके पास सबसे ज़्यादा होते हैं केमिकल्स, ठीक है, और लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है, किसका? बायोमैग्नीफाइड केमिकल्स का। आगे बात समझ में? चलें आगे, नेक्स्ट आ जाते हैं ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा बच्चों। ओजोन लेयर हम जानते हैं हमारा जो स्फेयर है उसके चारों तरफ एक लेयर है, ठीक है, जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सन से आ रही हैं, उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर होती क्या है? देखो, when 3 atoms of oxygen combine together then it forms ozone। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ही पॉइजनस गैस है ओजोन, ठीक है, हालांकि ये बनती ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ही है, लेकिन ऑक्सीजन जो यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स से बना है वो मॉलिक्यूल हमारे लिए जीवनदाता है, ठीक है, लेकिन यही ऑक्सीजन अगर 3 एटम्स का हो जाए तो यही क्या होगा? हमारे लिए इतना ही डेडली हो जाएगा, यानी कि सबसे डेंजरस गैस, पॉइजनस गैस जो है वो O3 की होती है, 3 एटम्स की होती है, जबकि 2 एटम्स वाला ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ सेविंग होता है। एट द टॉप लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इट शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। यूवी रेडिएशन इज हाईली डेंजरस रेडिएशन विच कॉजेज स्किन कैंसर। तभी तो बोलते हैं कि जब बड़ी दोपहर हो रही होती है गर्मियों में 11 बजे से लेके 4 बजे तक, इस धूप में बाहर मत निकलो, क्योंकि यूवी रेज टॉप पे होती है उस टाइम पे, और जो क्या कॉज कर सकती हैं? स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। आपके स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट जो है उसको इंक्रीज कर सकती है, उसके साथ छेड़खानी कर सकती हैं। At upper levels, when high energy UV rays falls on oxygen molecule, it splits apart the oxygen molecules into free oxygen atoms, and these free oxygen atoms combine with oxygen molecule to form ozone। क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर? देखो बच्चों, होता क्या है, हमारा जो ऑक्सीजन होता है 2 एटम्स का होता है, ठीक है, यहाँ ऊपर लेवल पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना 2 लेवल का, 2 एटम्स का, इसके ऊपर जब यूवी रे फॉल करती है तो ये इसको 2 अलग अलग एटम में, सिंगल एटम में ब्रेक डाउन कर देती है। देखो ये, ठीक है, और जब इस ऑक्सीजन के साथ ये फ्री वाला आकर मिल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है O3 में, तब ये बना लेती है ओजोन। आई बात समझ में? यानी कि एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ना, तो वो ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 मॉलिक्यूल वाला है, जो 2 एटम्स वाला जो ऑक्सीजन है, उसके ऊपर जब यूवी रे पड़ती है तो वो उस दोनों एटम्स को अलग कर देती है, 2 अलग अलग एटम बन जाते हैं, ठीक है, और ये फ्री एटम जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर O3 बना लेता है, और यही हमारी ओजोन लेयर ओजोन गैस बनाती है, और यही सारी ओजोन गैस हमारे चारों तरफ ओजोन लेयर बनाती है, जो कि हमें यूवी से ही शील्ड प्रोवाइड करती है, बदला लेती है। ये समझे? ये जो ओजोन है ना, ये O3 वाली, ये ना बदला लेती है। यूवी रेज ने इसको तोड़ा था, ब्रेक डाउन किया था, ठीक है, किसको? ऑक्सीजन को, तो अपने भाई के साथ मिलकर और ये ओजोन बना लेती है कि ले अब मैं तेरे को धरती तक आने ही नहीं दूंगी, ठीक है। तो ये यूवी रे, ये जो है ओजोन बदला लेती है, छाते रही, बहुत तेज है, बच के रहना इसलिए, ठीक है। चलें आगे। The depletion of ozone layer is due to excessive use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbon यानी कि CFC। देखो बच्चों, आपने भी पहले पढ़ा होगा बचपन में, क्या हुआ था कि जब हमारे जो रेफ्रिजरेटर स्टार्टिंग में आए थे तो उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उस गैस को डाला जाता था, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती थी? ओजोन को ब्रेक डाउन कर देती थी, उसको काम नहीं करने देती थी, ठीक है। It was used as refrigerants and in fire extinguisher. In 1987, an agreement was formulated by the United Nations Environment Program, जिसको UNEP बोलते हैं, to freeze the production of CFC to prevent depletion of ozone layer। अब ओजोन लेयर में छेद की बात तो आपने सुनी रखी होगी कि ओजोन लेयर के अंदर होल है,
ठीक है, जिसकी वजह से यूवी रेज जो है धरती तक आ जाती हैं। वहाँ वो अब वो भी कह रही है कि भैया तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कैसे अपना बदला लूँगी, ठीक है ना। तो इसीलिए CFC जो है उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद से अब तो काफ़ी हद तक रिपेयर हो गई है ओजोन लेयर, ठीक है। लेकिन जो मेन रीज़न था वो क्या था, CFC था। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1987 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में, किसने किया था, UNEP ने किया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CFC टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर। बच्चों आपको ये पता होने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड भी, डिफरेंस पूछा जा सकता है। हमको पता है भैया बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिसको हम रिसाइकल कर सकें, जिसको डिग्रेड किया जा सके, मटेरियल दैट कैन बी डीकम्पोज्ड, बायोडिग्रेड, ठीक है, बायो मतलब लिविंग के द्वारा उसको डिग्रेड किया जा सके, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, बायो है ना, लिविंग है, वो क्या करें, उसको डिग्रेड कर सके, उसको तोड़ सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके, तो वो कैसे होंगे, बायोडिग्रेडेबल होंगे। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, जिनको कि तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जो कभी रिसाइकल नहीं हो सकते, वो हमारे एनवायरनमेंट में लाखों करोड़ों अरबों साल तक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मटीरियल दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो सेफ होता है फॉर एनवायरनमेंट, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सेफ नहीं होता है। इट कॉज्ड पॉल्यूशन। देखो इस बार ना क्वेश्चन आया था, बताऊंगी अभी करेंगे कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या कॉज करता है, एक रीजन दो क्या कॉज कर सकता है, तो वो पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, जबकि ये सिंथेटिक आर्टिफिशियली बना हुआ होता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस परसिस्ट फॉर लेस टाइम इन द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर सकते हैं, इसलिए थोड़े टाइम में ये खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम इन द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो वूल, पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल, पील, वुड एटसेट्रा, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हो गए एल्यूमिनियम कैंस, आयरन नेल्स, सिल्वर फॉइल, DDT एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। DDT का तो इस बार क्वेश्चन भी आया था कि DDT कैसा कंपाउंड है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल। अभी देखो आगे क्वेश्चन करते हैं क्या था। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज गार्बेज मैनेजमेंट। अब हमने ये तो पढ़ लिया बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसको मैनेज कैसे करें इस गार्बेज को। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स टू प्रोड्यूस बायोगैस एज वेल एज मैन्योर। खाद के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। द डर्टी वाटर ऑफ ड्रेन्स मस्ट बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग टू रिवर्स। जो हमारा सीवेज के अंदर जितना भी मलबा जाता है, जितना भी माल जाता है, इसको ट्रीट करके ही जो है नदियों में डाला जाए, ऐसे मैनेज कर सकते हैं। एवरी सिटी देयर इज अ लो लाइंग एरिया विच कैन बी फिल्ड विद द गार्बेज एंड मेड कॉम्पैक्ट फॉर लैंड यूज। कि एक एरिया जैसे हमारा जो अलवर है, अलवर के अंदर जो एरिया है, अगर हम जाएंगे ये मुंगस्का से आगे की तरफ MIA एरिया से होते हुए जाएंगे तो एक एरिया है जो कि लो लाइंग एरिया, मतलब वो किसी काम का नहीं है, ना उसके अंदर खेती हो रही है, ना वहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो वो एरिया, ऐसा एरिया जो किसी के काम नहीं आ रहा है, उसको हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, जितने भी वेस्ट है उसको वहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसकी गंदगी की बू से किसी को, आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो थोड़ा सा दूर बनाते हैं, आउट ऑफ सिटी या टाउन, थोड़ा सा बाहर बनाते हैं। सम वेजिटेबल्स वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इज फिल्ड इन अ कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। Within 3 to 4 months, these organic waste turns to manure, which is useful for agriculture purpose। कि हमारा घर से निकला हुआ जितना भी वेजिटेबल का वेस्ट है, फूड का वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो एक पिट बना के, गड्ढा बना के उसके अंदर डाल दिया जाए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, और जब हम 3-4 महीने बाद आप उसको निकालेंगे तो वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका होगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल के अंदर रह रहे होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे,
वो क्या कर देंगे, उसको बायोडिग्रेड कर देंगे और मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। उस मैन्योर को, उस खाद को हम काम में ले सकते हैं, अपनी छोटी सी बगिया के अंदर भी ले सकते हैं और खेतों में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से गार्बेज का मैनेजमेंट किया जाता है। अब आ जाते हैं इस बार के क्वेश्चन पे। देखो मैंने कहा था ना कि ये बायोडिग्रेडेबल का क्वेश्चन आया था। नॉन बायोडिग्रेडेबल इनके अंदर कौन कौन सा है? पेपर बायोडिग्रेडेबल है, वुड बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल बायोडिग्रेडेबल। तो कौन सा है आंसर आपका? DDT विल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। द रीजन फॉर एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट आर, जो ये एक्सेसिव वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके रीजन क्या क्या हैं? यूज एंड थ्रो पॉलिसी। क्या ये पॉलिसी जो है यूज एंड थ्रो ये है? बिल्कुल, आप जितना उसको फेंकोगे उतना ज़्यादा जनरेट होगा वेस्ट। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज्ड फूड, हाँ भाई पैकेज फूड हमारे पास है तो उसका जो पैकेट है, उसका जो टिन है, बॉटल है, वो वेस्ट ही है। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन जो भी चल रहा है उससे निकला हुआ जो मटेरियल है दैट इज़ वेस्ट। नॉन सॉर्टिंग ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट, बिल्कुल ये भी, क्योंकि उनको जब सॉर्ट नहीं करते हैं, आता है ना हमारे यहाँ पे सूखा कचरा गीला कचरा डालो, अलग अलग डालो, तो उनको सॉर्ट नहीं करते हैं तो वो ट्रीट नहीं हो पाता उस हिसाब से, तो वो एक तरफ गार्बेज ही बन जाते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी सारे। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही है। द रीजन फॉर एक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन एनी वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग ऑन एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, क्या था? पॉल्यूशन। यही है सबसे बड़ा एंड द मोस्ट, पॉल्यूशन। सजेस्ट बेटर अल्टरनेटिव्स फॉर द यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग। तो बच्चों बेटर अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं प्लास्टिक बैग का? भाई कैसा? पेपर बैग हो सकता है, पेपर बैग, क्लोथ बैग। ठीक है, ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। जूट बैग हुआ, ये क्या है? ये इनके ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक बैग के। पैडी फील्ड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। की पैडी क्या होता है? सबसे पहले तो राइस। ठीक है, पैडी किसको बोलते हैं बच्चों? राइस को बोलते हैं। ठीक है, राइस फील्ड जो होता है वो उसके पास क्या रिक्वायर होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसको चाहिए होता है। भाई चावल की खेती के लिए पानी चाहिए, हमको पता है। द पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज्ड आर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और वाटर बॉडीज। हाउ डू दीज केमिकल्स रीच आवर बॉडीज? ये वही क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस फिनोमिनन इज नोन एज, कि जब उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है और उसको पनपाने के लिए पेस्टिसाइड और केमिकल की ज़रूरत भी होती है। ये जो केमिकल्स हैं ये वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। तो हाउ डू दीज केमिकल्स रीच टू आवर बॉडी? किसके थ्रू पहुंचते हैं? सीधी सी बात है, फूड चेन के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस फिनोमिनन इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर आवर बायोलॉजी सब्जेक्ट। ये इट इज़ कंप्लीटेड नाउ। हमने जितने भी हमारे 5 चैप्टर्स हैं उनको बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करें, हम कमेंट का आंसर करेंगे। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर, उसका डाउट हम क्लियर करेंगे बच्चों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बायोलॉजी तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं उन्हें भी कवर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं अंशुल यादव आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ जो आपने मेरे लेक्चर्स को इतने प्यार से पढ़ा, देखा, सुना, शेयर किया। थैंक यू सो